नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। आज विश्व मातृभाषा दिवस है। इस विश्व मातृभाषा दिवस 2024 पर प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से जानिए कि विश्व मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है। अगर हम भाषा को बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी समझा रहे हैं, क्या भाषा को बचाए बिना लोकतंत्र बचा सकते हैं, शिक्षा बचेगी कैसे और भाषा बचेगी कैसे। सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये आलेख साभार। और इस विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर हम लोग आमतौर पर जो चर्चाएं करते हैं, भारत में तो खैर अब राम जी के अलावा कोई और दिवस नहीं मनता, और जो लोग हिंदी 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 चिल्लाते हैं वे लोग भी विश्व भाषा और विश्व भाषाओं की महत्ता और सत्ता को गंभीरता से स्वीकार नहीं करते। यूनेस्को ने इस साल की जो थीम रखी है वो ये कि बहुभाषी शिक्षा और शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, और इसमें नई जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से मदद कर सकती है, इस पर सोचने की जरूरत है। पहले एक दो बातें विश्व भाषा दिवस के संदर्भ में, वो ये कि विश्व भाषा दिवस का संदर्भ जो है वो बांग्लादेश है, और बांग्लादेश की मुक्ति आंदोलन में जिस तरह से बांग्ला भाषा को आधार बना के और लड़ाई लड़ी की, और बांग्ला भाषा को एक तरह से लोकतंत्र को अचीव करने की और नेशन को अचीव करने की भाषा बनाया गया, उसके लिए लोगों ने वहां बड़े पैमाने पर कुर्बानियां दी। तो अगर हम भाषाओं को बचाना चाहते हैं तो पहला सबक बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का और बांग्ला भाषा के संघर्ष का ये कि भाषा को लोकतंत्र के विकास की प्रक्रियाओं से जोड़ा जाना चाहिए। और दूसरा सबक ये कि भाषा जो है वो आधुनिक राष्ट्र के निर्माण की धुरी है। हमारे यहाँ मुश्किल यह है कि हम चाहते तो हैं कि हमारी भाषाएं बचें, लेकिन हम उसके लिए प्रयास नहीं करते। हम सब काम सदिच्छाओं से करना चाहते हैं, और ये सदिच्छाओं से किया गया काम एक तरह से निरर्थक होता है। ये सवाल किया ही जाना चाहिए कि 75 साल के डेवलपमेंट ने भाषाओं को किस दशा में पहुंचाया, और ये जो भाषाएं जो इस, और खासकर भारतीय भाषाएं, उसमें तमिल है, तेलुगु है, बंगला है, मलयाली है, और भी भाषाएं, हिंदी भी है, हिंदी भाषी क्षेत्र में भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, ब्रिज भाषा है। इन तमाम भाषाओं की स्थिति पिछले 75 साल में बद से बदतर हुई है। अगर आप ये सोचते हो कि हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रधानमंत्री जाते रहे हैं तो हिंदी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हो, ये गलतफहमी है। भाषा की संस्कृति, भाषा का मूल्य तब बचता है जबकि आप अपने आचरण में भाषा को ढालते हैं। खासतौर पर जो शिक्षित वर्ग है, उस शिक्षित वर्ग की स्थिति यह है कि उसे तो अपनी भाषा से कोई प्यार नहीं है, बल्कि वो अपनी भाषा से दूर भागता रहता है विभिन्न बहानों से, कि अगर नौकरी लेनी है तो अंग्रेजी जानना होगा, अगर पढ़ना है तो अंग्रेजी जानना होगा, और सिस्टम भी कुछ ऐसा बनाया कि अंग्रेजी के बिना आपको नौकरी नहीं मिलती। तो ये हमारे शासकों से सवाल किया जाना चाहिए कि भाषा को बचाए बिना क्या लोकतंत्र बचा सकते हैं। अगर मुझसे पूछें तो हिंदुस्तान के बहुत सारे जो मुसीबत की जड़ हैं, उनमें एक सबसे बड़ी जड़ है देशज भाषाओं का जनता से कट जाना। बोलचाल में तो हम लोग बोलते हैं देशज भाषाएं, वो हर इलाके में लोग बोलते हैं, लेकिन शिक्षा में देशज भाषाएं दाखिल नहीं हुई हैं। शिक्षाओं में देशज भाषाओं का दाखिल न होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसने क्या किया कि हमें सारी दुनिया में जो विकास की जो दौड़ है उसमें एकदम पीछे कर दिया है। विकास की दौड़ में भारत आगे जाए, भारत चीन के सामने टिक नहीं सकता।
भारत रूस के, जापान के, जर्मनी के, इंग्लैंड के सामने टिक नहीं सकता कभी भी, क्योंकि वे अपनी भाषा पर जोर देते रहे हैं और अपनी भाषा में पठन पाठन और शिक्षा की व्यवस्था करते रहे हैं। भारत की मुश्किल यह है कि भारत में विभिन्न जो भाषाएं हैं, एक भाषा नहीं है, सैकड़ों भाषाएं, कायदे से तमाम रीजनल लैंग्वेज जो छोटी छोटी भाषाएं, उनमें भी पढ़ाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर किसी को स्पेशलाइजेशन करना है तो वो अपने लैंग्वेज सीखे, अंग्रेजी सीखे, फ्रेंच सीखे, जर्मन सीखे। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल यह है कि क्लास 1 से ही बच्चा जो है, अब मान लो जो हिंदी भाषी बच्चा है या बांग्ला भाषी बच्चा है, वो क्लास 1 से ही केजी में जाता है और अंग्रेजी मीडियम से पढ़ता है। तो जो अंग्रेजी मीडियम से बच्चा पढ़ेगा उसका ओरिएंटेशन लैंग्वेज का बनेगा ही नहीं, उसके अंदर भाषिक संस्कृति पैदा ही नहीं होगी, वो रूटलेस बच्चा तैयार होगा। पिछले 75 साल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है ये कि हमारे अंग्रेजी प्रेम तो बढ़ा, लेकिन अपनी भाषाओं से अलगाव भी बढ़ा। हम ये नहीं कह रहे अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी पढ़े लोग, जिन्हें पढ़ना है पढ़े, जिन्हें जरूरत है वो पढ़ें, लेकिन शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है वो मातृभाषा के तहत और क्षेत्रीय रीजनल भाषाओं के तहत विकसित और गठित किया जाना चाहिए। आज स्थिति इतनी बदतर है कि हमारे पास में अपनी भाषा में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, विभिन्न विषयों के शिक्षक नहीं है। शिक्षा बदलेगी कैसे? किसी दल विशेष के साथ में नत्थी करके इस प्रॉब्लम को नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पर देखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम शिक्षा के अंदर देशज भाषाओं को नहीं लाते तो आप तय मानिए भाषाएं नहीं बचेंगी। भाषा बोलने से नहीं बचती, बल्कि भाषा शिक्षण से बचती है। भाषा टीवी में बोलने से नहीं बचती, टीवी में उसका इस्तेमाल हो रहा है और भाषा बच जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, भाषा बोलचाल से बच जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हालत क्या है? कई करोड़ लोग विदेश में रहते हैं भारत के, उसमें एक अच्छी खासी संख्या हिंदी भाषियों की है, मलयालियों की है, तमिल भाषियों की है, उसमें एक अच्छी खासी संख्या गुजरातियों की है, लेकिन वे अपनी भाषा में लिखना नहीं जानते। तो विश्व मातृभाषा दिवस पर कम से कम हम ये शिक्षित लोग जो सोशल मीडिया में रहते हैं, बड़ी बड़ी हाँकते रहते हैं, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, कम से कम अगर हम मोबाइल का, इंटरनेट का, कंप्यूटर का, इन तमाम चीजों का उपयोग करते हैं तो हमें यूनिकोड फॉन्ट में जो अपनी भाषा में लिखने की सुविधा है उस यूनिकोड फॉन्ट का सीधे इस्तेमाल करना चाहिए। हमें गूगल के जरिए ट्रांसलेशन करके अपनी भाषा में नहीं लिखना चाहिए। आपकी भाषा फिर नहीं बचेगी। अगर हम लिखेंगे ही नहीं तो भाषा बचेगी कहां से? एक अन्य चीज है जिसकी वजह से इस डिक्लाइन को देख सकते हैं, वो ये कि जिस समाज में अपराध की संस्कृति का विकास होगा उस समाज में भाषा की संस्कृति नष्ट होगी, भाषाएं नष्ट होंगी। पिछले 75 साल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये कि अपराध की संस्कृति बड़े पैमाने पर विकसित हुई और फली और फूली है, और उसने बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। अपराध की संस्कृति सिर्फ अपराधी ही नहीं बनाती, बल्कि संस्कृति का भी शत्रु बनाती है और भाषा का भी शत्रु बनाती है। कहने के लिए जो अपराधी हैं वो अपनी भाषा में ही बात करते हैं, वो अंग्रेजी में बात नहीं करते। भाषा का संस्कृति के निर्माण से और संस्कृति की प्रक्रियाओं से गहरा संबंध है, और समाज का भी इससे गहरा संबंध है। हम लोग जो अपनी भाषा की रक्षा करना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वे कम से कम लोकतंत्र से प्रेम करना सीखें। बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम है उसका एक सबसे बड़ा मैसेज है कि अगर अपनी भाषा बचानी है
तो उसे लोकतंत्र की लड़ाई की भाषा बनाओ। किसान आंदोलन चल रहा है ना, किसान नेताओं को देखो, पंजाब के किसान नेता वो पंजाबी में बोलते हैं, हरियाणा के किसान नेता जो वो हरियाणवी में बोलते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान नेता वो ब्रिज में बोलते हैं। ऐसे भी किसान नेता हैं जो अंग्रेजी में बोलते हैं। लेकिन किसान नेता जो है वो अपनी भाषा में बोलते हैं। लोकतंत्र की लड़ाई की सबसे बड़ी खूबी है कि वह भाषा को बचाने की अक्ल देती है, शऊर देती है। आप लोकतंत्र की लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे नहीं, आपकी भाषाएं नहीं बचेंगी। आप रिएक्शनरी पॉलिटिक्स और रिएक्शनरी ऑर्गेनाइजेशंस और रिएक्शनरी लीडरशिप के पीछे गोलबंद होंगे, आपकी भाषाएं नहीं बचेंगी। भाषा बचे इसके लिए जरूरी है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। उसके लिए हमारे अंदर आग्रह और आकर्षण और पहलकदमी होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर जो है ये रिएक्शनरी वैल्यूज और रिएक्शनरी आइकॉन और रिएक्शनरी एजेंडा बैठे हुए हैं तो भाषा नहीं बचेगी। अपनी आधुनिक युग की जो संस्कृति है उस संस्कृति के निर्माण में भाषाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। अपनी भाषाओं के आंदोलनों की बहुत बड़ी भूमिका है। किसी भी धार्मिक आंदोलन की भूमिका नहीं है। हिंदुस्तान में नवजागरण आया तो उसमें नवजागरण के जो पुरोधा थे उन्होंने अपनी भाषा में काम किया, अपनी भाषा में लिखा, तब आधुनिक भारत का जन्म हुआ। वो राजा राम मोहन राय हो, ईश्वरचंद विद्यासागर हो, वो ज्योतिबा फुले हो, या वो अंबेडकर हो, जो भी हो, महात्मा गांधी हो। तो अगर मुझे संप्रभु राष्ट्र के तौर पर भारत को देखना है तो मुझे लोकतंत्र और लोकतंत्र के साथ में जो देशज भाषाओं का जो संबंध है इसे समझने की जरूरत है। और अगर मुझे लोकतंत्र के विकास के क्रम में बहुभाषिकता की रक्षा करनी है तो मुझे बहुभाषिकता के साथ साथ बहु सांस्कृतिक जो संरचनाएं हैं, मूल्य हैं, उनको भी समझने की जरूरत है, उन्हें सम्मान देने की जरूरत है। यह संभव नहीं है कि आप उर्दू से नफरत करें, मुसलमान से नफरत करें और हिंदी से प्यार करें। हिंदी बचेगी नहीं। कोई भी भाषा तभी बचती है जब आप सभी भाषाओं से और सभी संस्कृति के लोगों से प्यार करना सीखें। कहने के लिए तो बांग्लादेश में लड़ने वाले जो लोग थे वो सब मुसलमान थे, लेकिन उनकी मातृभाषा कौन सी थी? उनकी मातृभाषा उर्दू नहीं थी, उनकी मातृभाषा फारसी नहीं थी, अरबी नहीं थी, उनकी मातृभाषा थी बंगाली। किसके लिए लड़ रहे थे वो लोग? बंगला के लिए लड़ रहे थे, और बंगला के लिए नहीं, बंगला नेशन के लिए लड़ रहे थे। हम अपनी भाषा, दूसरे की भाषा, अपनी संस्कृति, दूसरे की संस्कृति, इन दोनों से प्यार करना सीखें। आखिरी चीज वो ये कि ये जो हमारे यहां का जो मिडिल क्लास है, इस मिडिल क्लास को ये सबक लेने की जरूरत है। भाषाओं के साथ में जो समाज का, राष्ट्र का, क्षेत्र का जो एक तरह से अलगाव बढ़ा है, उसमें दो बड़े कारण है। एक तो ये मध्यवर्ग की जो और शिक्षा व्यवस्था की जो पूरा ढांचा है और नौकरी का जो ढांचा है उसमें अंग्रेजी महत्वपूर्ण है। इस ढांचे को बदलने की जरूरत है। दूसरा यह कि पिछले 75 साल में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ है। करोड़ों लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट किए हैं। इस चक्कर में वे अपनी भाषा भूल गए हैं, अपनी भाषा का प्रयोग भूल गए हैं। तो माइग्रेटेड लोगों में कैसे भाषा की रक्षा की जाए, उन्हें कैसे उनकी भाषा और संस्कृति के साथ जोड़ के रखा जाए, इसके ऊपर विचार करने की और इस पर काम करने की जरूरत है। माइग्रेटेड लोगों के प्रति विद्वेष पैदा करने की जरूरत नहीं है। अनेक बार ये झगड़े हुए हैं। बॉम्बे में कौन लोग रहेंगे? सिर्फ मराठी रहेंगे, दक्षिण भारतीय नहीं रहेंगे, कन्नड़ा के लोग नहीं रहेंगे।
हिंदी भाषी क्षेत्र में अंग्रेजी हटाओ, हिंदी लाओ। हमें किसी भाषा को हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सभी भाषाएं रहें, सभी बोलियां रहें, सभी को समान दर्जा मिले, सभी भाषाओं के लिए शिक्षा की समान व्यवस्था हो। आज स्थिति इतनी खराब है कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं लेकिन अवधी और ब्रजभाषा के विभाग नहीं मिलेंगे विश्वविद्यालयों में। अवधी और ब्रजभाषा के पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं मिलेंगे। अवधी और ब्रजभाषा में आपको एमए की कक्षाएं नहीं मिलेंगी, पाठ्यक्रम नहीं मिलेंगे। विश्वगुरु बनना चाहते हैं हम लोग। चाइना विश्वगुरु ऐसे ही नहीं बना, चाइना ने अपनी भाषा की रक्षा की। तो अगर हम अपनी भाषाओं के पठन पाठन शिक्षण की व्यवस्था नहीं करेंगे तो जाहिर है कि मैं कह रहा हूं कि $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी आपकी हो जाए, सब बोगस है। आपके पास अपनी भाषा नहीं होगी तो आप सांस्कृतिक गुलाम होंगे। सांस्कृतिक गुलामी सबसे भयानक गुलामी होती है। हमारे जो बहुत सारे जो भाषाई समूह जो एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहते हैं, वे इस सांस्कृतिक गुलामी को बनाए रखने और इसे संप्रसारित करने का काम भी करते हैं। ऐसे ग्रुपों और समूहों से सावधान रहने की जरूरत है। मुझे बहुभाषी समाज चाहिए, मुझे बहुभाषी शिक्षा चाहिए, मुझे बहुभाषी पाठ्यक्रम चाहिए और मुझे बहुसांस्कृतिक पाठ्यक्रम चाहिए। यह संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश में तो उर्दू का जन्म हो लेकिन उर्दू पढ़ाई ना जाए पूरे उत्तर प्रदेश में ठीक से। और उर्दू जो है हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान में बड़ी हुई और अब उर्दू जो है अंतिम सांसें ले रही है। तो विश्व मातृभाषा दिवस पर यह बेहद जरूरी है कि हम विभिन्न इलाकों में भाषा और संस्कृतियों को, उनके साथ जुड़े हुए समुदायों को, उनके साथ जुड़े हुए पाठ्यक्रमों को नए सिरे से संयोजित, संवर्धित करें और शिक्षण प्रशिक्षण का काम करें। तभी सही मायने में हम अपनी भाषाओं की रक्षा कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।